हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो आपके कल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया जाता है एक निश्चित अनुपात में तो क्या कहलाते हैं? मिश्र धातु कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो पारे की मिश्र धातु कहलाती है अमलगम। क्या होती है? अमलगम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? मतलब जिसका संक्षारण ना के बराबर होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट सोना। आपको सोने पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब कोई धातु कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्टूडेंट अपर रूपता। क्या कहते हैं? अपर रूपता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु का दहन आसानी से होता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी मिश्र धातु है जिसका दहन आसानी से होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो भाप के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती वो है सीसा, कॉपर, चांदी और सोना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा, कॉपर, चांदी व सोना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनिक। जो धातुएं ध्वनिक उत्पन्न करती हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। तन्यता क्या होता है? तो जब हम किसी धातु के पतले तार के रूप में खींचते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? तन्यता। मतलब जिसको तना जा सके, तन्य किया जा सके। ठीक है, तो क्या है? तन्यता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है स्टूडेंट वो होती है पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोना। ठीक है, Au। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको पता है धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसका अपवाद है। तो कौन सी धातु है? पारा, मरकरी। ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या होता है? Hg। अवस्था में देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? अब ऐसी अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, आप लोग को पता होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा या मरकरी। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं। तो धातुएं जो होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना। सोना हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ सबसे तेज, ठीक है, अभिक्रिया करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। आपको पोटेशियम पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है? देखिए, धावन सोडा कौन सा लवण है? तो धावन सोडा क्षारीय लवण है। कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब किसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण। किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है? तो CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 होता है इसका फार्मूला। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मतलब प्लास्टर करने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, POP का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो आपको पता होगा शुद्ध जल का pH मान हमेशा 7 होता है, और यदि 7 से कम है तो अम्लीय कहलाता है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय कहलाता है। ठीक है, अम्लों का pH मान क्या होता है? तो आपको पता है, अभी अभी हमने बताया 7 से कम होता है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल का क्षार से क्रिया होगी तो लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से
अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो CO2 गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो इसका हो जाएगा उत्तर हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा स्टूडेंट अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको एसिटिक अम्ल पे टिक कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शाकीय पौधा नेटल के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। चाकू द्वारा आसानी से किस धातु को काटा जा सकता है? मतलब इतनी मुलायम धातु कौन सी होती है जिसे हम चाकू से काट सकें? तो सोडियम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो CaOCl2। क्या होता है स्टूडेंट? CaOCl2, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ क्या होता है? CaSO4 × ½ लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो आपको संक्षारण लिखना है। अगला प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो अम्ल को गलाने का जो नाम है स्टूडेंट, कौन सा अम्ल गलाता है? तो एक्वारेजिया। क्या लिखना है आपको? एक्वारेजिया। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया दर की इकाई होती है। तो अभिक्रिया दर की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन स्टूडेंट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। कैसी अभिक्रिया है श्वसन? ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा का इसमें क्या होता है? उत्सर्जन होता है। भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन का योग होना मतलब ऑक्सीकरण, या इसी को क्या बोलते हैं? उपचयन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो विलयनों को आपस में मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण। क्या कहलाती है स्टूडेंट? अवक्षेपण लिख देना है आपको। अगला प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है तब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो रेड्रॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? रेड्रॉक्स अभिक्रिया। चूने का बुझना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है? तो कार्बन में पाया जाता है। आपको पता है कार्बन की श्रृंखला समावयवता दर्शाता है, तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। PVC का पूरा नाम? तो PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किन यौगिकों में समावयवता
का गुण पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक में। किसमें पाया जाता है स्टूडेंट? कार्बनिक यौगिक में। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या है अगला प्रश्न? सहजीविता का उदाहरण बताइए। तो लाइकेन, लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। ठीक है। राइजोबियम किस प्रकार का जीवाणु है? तो राइजोबियम भी क्या है? सहजीवी पौधा है। ठीक है। राइजोबियम भी क्या है? सहजीवी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो लाल प्रकाश में। किस कलर में? तो लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण होता है स्टूडेंट बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण? तो यूट्रिकुलेरिया, या आप घटपर्णी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्तियों में होती है, लीफ में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, केब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो केब्स चक्र की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सी श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 एटीपी। ठीक है। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन करना। अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है, तो इसको आपको लिखना है कोशिका द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। श्वसन की किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन कहाँ से होता है? तो परासरण से होता है। कहाँ से होता है? परासरण से होता है। ग्रास हापर कीट में श्वसन होता है, तो श्वासनाल पे। कहाँ से होता है? श्वासनाल पे। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अवायवी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अवायवी श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम? तो इसमें आपको लिखना है क्लोरोफिल। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कोशिका का पावर हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ होता है? तो कहाँ से एस्ट्रोजन स्रावित होता है? अंडाशय से। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम मेरुरज्जु करता है। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 2 न्यूरॉन्स के बीच संधि क्या कहलाती है? तो सिनेप्स कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय क्या करता है? कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। पलकों का झपकना कैसी क्रिया है? तो प्रतिवर्ती क्रिया है। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया है। नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले द्रव को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है, कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो फेरोमोन कहलाता है। ठीक है। फेरोमोन कहलाता है, सॉरी। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो इसमें आपको लिखना इंसुलिन। आकस्मिक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो एड्रीनेलिन को आकस्मिक हार्मोन्स कहा जाता है। मेरुरज्जु में कितने जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 31 जोड़ी। ठीक है। क्या उत्तर? तो 31 जोड़ी आपको सही जवाब लिखना है। पुरुष के मस्तिष्क का भार, ठीक है, ये याद करना है। इसके बाद मनुष्य के कंकालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो इसमें आपको लिखना है 12 जोड़ी। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। नर युग्मक मादा युग्मन के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिना निषेचन के ही अंड कोशिका का भ्रूण में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनिषेक जनन। क्या कहलाता है स्टूडेंट? अनिषेक जनन कहलाता है। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो वृषण में होती है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन नलिका कहाँ होती है? तो फेलोपियन नलिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? तो मुकुलन के थ्रू होता है। पराग कोश से परागकणों का वतिकाग्र की सतह पर पहुंचने की घटना परागण कहलाती है। ठीक है। परागण का भी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा।
स्वपरागण की क्रिया किस प्रकार से पुष्पों में होती है? तो द्विलिंगी पुष्पों में होती है। फल का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किन पौधों का चुनाव किया? तो मटर पौधे का। मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सटन थे। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 7 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक रोग है, तो इसमें लिखना है वंशानुगत। इसके बाद आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो मेंडल ने किया।